हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाराव क्लासेस में। मैं कपिल सांडिल्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी पीआरटी का पेपर, जो कि 11 नवंबर को आफ्टरनून में हुआ था। ठीक है। और उसमें कुल 20 क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो हम डिस्कस, जनरल अवेयरनेस के हैं, मिक्स क्वेश्चन हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हमें ये वीडियो देखने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी पेपर डिस्कस कर चुके हैं, कि कहाँ तक हमको पढ़ना है। और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको जीएस कहाँ तक कितना पढ़ना है उसके बारे में जो है आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है। काफ़ी बच्चे इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें बता दिया जाए कि हम कहाँ कहाँ फोकस करें, क्योंकि ये जीएस काफ़ी वास्ट है और केवल 20 नंबर की आती है। लेकिन इस जीएस के अंदर हम इसको ऐसे ढीला नहीं छोड़ सकते कि क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। तो 20 नंबर में से आप इजीली जो है 17 से 18 क्वेश्चन इजीली ले सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन बहुत ही ऐसा अजीब डिजाइन किया जाता है कि उसका सिर पैर नहीं होता कि किस लिए वो लिया गया। इस वजह से मैं दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा और एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन का टारगेट आप रखिए कम से कम। 20 में से 18 अगर आपके आ गए हैं तो आप टॉप में ही, ध्यान रखिए। ठीक है। ये डीएसएसबी में का जो नेचर है वो मैं बता रहा हूँ। 20 आउट ऑफ 20 जीएस में अगर आ जाते हैं तो ये आपका लक है। लेकिन अगर आप 18 ले आते हैं तो आपने अचीव कर लिया जो आपको अचीव करना है। अब क्वेश्चन है कि डायनामो कन्वर्ट्स, जो डायनामो होता है वो किस चीज को कन्वर्ट करता है। तो ये डायनामो ही यूज किया जाता है जनरेटर के अंदर। ठीक है। ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो आपने अगर टरबाइंस वगैरह देखे हैं, ठीक है, टरबाइंस में क्या होता है कि एक टरबाइन होता है, मशीन होता है जिसके अंदर डायनामो लगा होता है, और यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाता है, इस पर पंखुड़ी है और उस पर पानी आके गिरता है तो ये इसको घुमाता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी अंदर जाएगी, ये जो घूमेगा अंदर, तो इस मैकेनिकल एनर्जी से अंदर टरबाइन के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये बदलता है। तो डायनामो जो है ये काम करता है क्या, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक माइक का क्वेश्चन भी हो सकता है कि माइक क्या करता है। तो ये साउंड एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और स्पीकर क्या करता है, स्पीकर क्या करता है, देखिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी, जो तारों से उसके अंदर आई थी, ठीक है, उसको वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप इजीली से इसको जो है निकाल सकते हैं। कई बार ये आप इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमें मालूम हो गया है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, this is explained as the number of children born to a woman during entire reproductive age। ये जो है, देखिए, कोई टर्मिनोलॉजी पूछी है, is explained as the number of children born to a woman during her entire productive age। अपनी जो उसकी संपूर्ण प्रजनन आयु है, जो महिला की एक संपूर्ण प्रजनन आयु होती है, ठीक है, 40 से 45 ईयर के आसपास मीनोपॉज की सिचुएशन आने लग जाती है। तो इस संपूर्ण आयु में, ठीक है, 13 ईयर से लेकर 45 तक की ईयर में जो है, उसकी के दौरान एक महिला से पैदा हुए बच्चों की संख्या के रूप में इसको समझा जाता है। ठीक है। और इसको एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, पूरी जनसंख्या में कितने बच्चे पैदा हुए और कितनी महिलाएं इस एज की जो थी इस दौरान, तो वो चीजों से निकाला जाता है। तो इसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, कि उस कुल प्रजनन दर जो है महिला की क्या है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर देखें तो 2 चाइल्ड से नीचे आ गया है। ये जो है प्रजनन दर जो है 2 चाइल्ड से नीचे आ गया, 1 पॉइंट समथिंग पे आ गया है, कि एक महिला जो है 1 पॉइंट समथिंग इतने बच्चों को जो है एवरेज जो है जन्म देती है। जो एक एवरेज निकाल के देखते हैं तो इट इज एक्सप्लेन्ड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव। जब वो बच्चे पैदा कर सकती है उस पूरे एंटायर फेज में वो कितने बच्चे पैदा करती है, इसको कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। अब देखिए, ये बच्चे पैदा करने की बात है तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर नहीं आएगी, ये तो वैसे भी कट जाता है। ठीक है। और वैसे भी जो इसको कहते हैं कि 1000 बोर्न चाइल्ड पे कितने बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है। तो उसको मोर्टेलिटी रेट उसको 1000 से गुना कर दिया जाता है फिर। ठीक है। जैसे 30 या 35 बच्चे अगर की डेथ हो जाती है, 1000 बच्चों की जन्म हुआ
और उसमें से 30 या 35 बच्चों को कहेंगे तो 30 मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन प्रत्याशा एट द बर्थ, मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस देश में कैसी हेल्थ सुविधाएं हैं, कैसी एजुकेशन, कैसी हेल्थ सुविधाएं, कैसी न्यूट्रिशन की सुविधा है, फूड की सुविधाएं हैं, उन सारी चीज़ों को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, इन सबको देख के उसकी अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहे तो आज ये बच्चे जिसने जन्म लिया वो कितने साल तक जी सकता है, उसके जीवन जीने की कितनी प्रत्याशा है, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 3 टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जाता है बार बार, और हमने आंसर भी देख लिया था। अब देखिए, विच इंडियन प्लेस इज एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को इन 2018। ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर के स्थल हैं उनके अंदर भारत के कौन से स्थान को 2018 में शामिल किया गया। वैसे तो आपको यूनेस्को के सारे ही स्थान ध्यान होने चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि यूनेस्को की वेबसाइट पे जाके या कहीं पे जाके आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो 35 के आसपास जो है स्थल हो गए हैं। उसमें से अब देखिए ये जो बाकी स्थल है ये तो पहले से ही इंक्लूडेड है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है। जंतर मंतर जयपुर का जो है वो इंक्लूडेड है। रानी की नाव जो गुजरात के अंदर पाटन जिले में है, तो वो भी इंक्लूडेड है पहले से ही। तो हमारा आंसर सही है कि उस साल में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई जो है, मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल जो है वो शामिल किया गया है विरासत में। ठीक है, वो कॉलोनियल टाइम का बना हुआ है, यानी कि अंग्रेज जब यहाँ थे तब से बना हुआ है, और उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है, और ऐसी पुरानी इमारतों को जो है, जो अच्छी क्वालिटी की है और अच्छा आर्किटेक्चर सीन प्रेजेंट करती है, उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। हु वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले भी हालांकि भारत की तरफ से क्रिकेट टीम थी, ठीक है, लेकिन जब आज़ाद हुआ तो पहला टेस्ट क्रिकेट का कप्तान कौन बना। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्रिकेट के बारे में उन्होंने पूछा है, क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या हालात थे, 1983 में भारत पहला वर्ल्ड कप जीता, और आज आईपीएल के जो है टाइम तक का आपको हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए, और ये ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। तो कौन पहला वर्ल्ड कप लेकर आया था, क्योंकि किसकी कप्तानी में, कपिल देव की, ये क्वेश्चन ही हो जाता है। तो इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके इसी तरीके से देखिए, टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन इंडिपेंडेंस के बाद कौन बना, तो इसका सही आंसर है लाला अमरनाथ। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन है जो आपको किसी भी स्टैटिक जीएस जैसे लूसेंट है उस तरह की बुक में मिल जाते हैं। तो ये स्टैटिक जीएस आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कभी चेंज नहीं होगी, और ये किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकती है। अब एक बुक है बंदी जीवन, ठीक है, जिन बच्चों ने जो है कल जो है क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, क्विज दिए थे, उसको अटेम्प्ट किया, तो वो इजिली इसका आंसर बता सकते हैं। बंदी जीवन दैट वर्कड एज द टेक्स्ट बुक फॉर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया वाज रिटन बाय होम। तो औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में एक किताब काम करती थी, जैसे उनकी वो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है बंदी जीवन। ये किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, बंदी जीवन लिखी गई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा, जो कि अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में जो है रहते हुए उन्होंने लिखी थी, और ये बड़ी फेमस बुक है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। और एक बुक और है जो आपको यहाँ से बता सकते हैं, अरविंद घोष ने एक पुस्तक लिखी थी लाइफ डिवाइन, तो ये आपसे कभी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अरविंद घोष जो है गरम दल के ही लीडर थे, रेवोल्यूशनरी हो गए थे, बाद में ये संत बन के पौंडीचेरी में रहने लगे थे। नेक्स्ट है एक और ऑप्शन मुझे लगता है रह गया, उसके बारे में आपको बताना चाहिए, जो कि आपको जो है पहले कंटेंट में भी मैंने इसको डाला हुआ है। तो सूर्य सेन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि चिटगोंग आर्म रॉबरी में जो है शामिल थे। चिटगोंग नाम से जो है, चिटगांव नाम के आर्म जो रॉबरी थी उसका नेतृत्व सूर्य सेन ने ही किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत जब आया था, तो साइमन कमीशन सबसे पहले तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, 1927 में। भारत कब आया, 28 में। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया है, व्हाइट कमीशन कहा जाता है, क्योंकि ये वैसे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लोगों के बारे में, भाग्य के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान जो है काम करने आया था, लेकिन कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था, इसलिए सारे व्हाइट ही पीपल उसमें इंक्लूड किए गए थे। इसकी वजह से जो है इसको व्हाइट कमीशन का नाम दिया गया, और जगह जगह इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, द पॉलिटिकल पार्टीज हु वर अपोजिंग साइमन कमीशन। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसको साइमन कमीशन को अपोज कर रही थी,
ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कोई ऐसा मसौदा तैयार करके दे दीजिए, ठीक है, संविधान का, अगर हमें वो ठीक सा लगेगा, आप सभी पार्टीज में अगर सहमति बन जाती है तो मैं उसको भी मान लूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो काफी ऐसी डिमांड्स कर रहे थे जो कि मानी नहीं जा सकती थी, ठीक है, वो इररेलेवेंट हो जाती है कई मांगे, तो इसकी वजह से सहमति भी नहीं बन पाई थी। लेकिन फाइनली फिर साइमन कमीशन की ही बात चली, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध करने वाली पार्टी ने कंस्टिट्यूट की ऑल पार्टी समिट। तो उन्होंने क्या किया, सर्वदलीय शिखर सम्मेलन का गठन किया टू मेक ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो एक ड्राफ्ट बना के देंगे, क्योंकि भारत का है, देश हमारा ही है, तो हमारे ही लोग उसका ड्राफ्ट तैयार करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इट, इनके बारे में कौन सा एक सही है, बाकी तो फिर गलत ही होंगे, ठीक है। इट डिमांडेड फॉर गिविंग फंडामेंटल राइट टू इंडियन सिटीजन, इसने जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की मांग की। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन कुछ कुछ हमें लग सकता है कि ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स की डिमांड तो हर कोई करेगा। इट डिमांडेड फॉर कंप्लीट फ्रीडम, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी तक ये 1928 की बात चल रही है और उसके बाद 1929 आएगा, तो अभी तक जो है इन्होंने इस चीज की डिमांड नहीं की थी कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ये अभी भी कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस है, स्वायत्त प्रदेश बना दीजिए, ठीक है, अंदर के मामले हमें देखने दीजिए और डिफेंस का, कम्युनिकेशन का, विदेश मंत्रालय का काम आप देखते रहिए, ऐसा स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब इनकी बात नहीं मानी गई, इस तरह की बातें नहीं मानी गई, तो फिर इन्होंने 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, ठीक है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, तब 1929 में दिसंबर में ही शुरू हुआ था और 1930 की जनवरी तक चला। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और उन्होंने कहा कि भाई अब जो है इस दिन को जो है हर साल स्वतंत्रता दिवस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, क्या इन्होंने उस डिमांड की थी कंप्लीट फ्रीडम की? यहाँ तो नहीं की थी, तो ये गलत हो गया। इट वॉज प्रेसिडेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, नहीं, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी ऑल पार्टी समिट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट एक कहते हैं जिसमें जो काफी पॉइंट दिए गए थे जो अंग्रेजों के सामने रखे गए थे, नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके फादर मोतीलाल नेहरू थे। इट पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर यूनिकैमरल पार्लियामेंट, इसने जो एक सदनीय सदन के लिए प्रस्ताव पारित किया, नहीं ये द्विसदन सदन की ही बात कर रहा था। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया कि ये इन्होंने फंडामेंटल राइट की मांग की थी, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम अभी मांग नहीं की है, कंप्लीट फ्रीडम बाद में मांग करेंगे जब इनकी बात पे गौर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, एक डिजीज है जिसका नाम है ट्रैकोमा, इट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये क्वेश्चन भी एक ट्रेंड बनता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि हेपेटाइटिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद टीबी को पूछ लेता है कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो है डिजीज जो है उन पे जो है बात करता है, जैसे टाइफाइड है उसको पूछ लेता है। तो इसी तरीके से एक ये भी बनाया गया है, कंजक्टिवाइटिस है, ऐसे ऑर्गन्स को, मतलब हमें डिजीज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके कारण भी पढ़ने हैं और फिर डिजीज कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं ये भी पढ़ना है, उसका क्योर तो देखना ही है। तो ट्रैकोमा जो डिजीज है वो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर है आइज, आइज को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये जो है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी वजह से भी आपको पे अटैक से हो जाता है। अब देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, बहुत ही स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। देखिए, हमारे देश में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हॉकी के जादूगर उनको कहते हैं ध्यानचंद, ठीक है। वो ऐसे हॉकी खेलते थे कि जब वो हॉकी खेलते थे तो जब बॉल उनकी एक हॉकी पे अगर आ गई है तो कोई कितनी कोशिश करते वो गोल में डाल के उसको छोड़ते थे, अदरवाइज वो उससे हट नहीं पाती थी, बड़ा विवाद होता था, कंट्रोवर्सी होती थी। तो बीच बीच में डिमांड की जाती थी कि इनकी हॉकी जो है में कुछ ऐसी चुंबक है जो बॉल को अपने साथ चिपका के रखती है, हॉकी बदली जाती थी उनके बीच में। तो हॉकी के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। उनको सम्मान देने के लिए, उनके नेतृत्व में काफी मेडल जीते थे हमारी हॉकी टीम ने, तो 29 अगस्त उनका जन्मदिन है। 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है क्या, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इसको जो है 15 अगस्त के 14 दिन बाद, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 15 अगस्त के बाद हम आजाद हुए और उसी में हमारे मेजर ध्यान हॉकी के जादूगर 14 दिन बाद उनका जन्मदिन भी है, ठीक है। तो इजीली आप इसको कोरिलेट करके टाटा को दो फैक्ट को जोड़ लीजिए, इजीली याद रहेगा। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा फंडामेंटल मौलिक अधिकार है जो है सही तरीके से सम्मिलित नहीं किया गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है, 86th अमेंडमेंट हुआ था और उसमें राइट टू एजुकेशन ले लिया गया था।
45th जो आर्टिकल था उसको जो है चेंज कर दिया गया। 6 से 14 की साल के जो बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देने की बात यहाँ पे होती थी, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और 0 से 6 वाले बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के लिए और उनकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई थी। ठीक है, नहीं वो बना दिया गया था 45 को, ये कर दिया गया था कि 0 से 6 का देखभाल राज्य करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार हो गया 6 से 14 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो ठीक है मैचिंग। उसके बाद है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल पे काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, हालांकि केवीएस में इतना ज्यादा आर्टिकल्स पे जोर नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने दिए हैं जो एनसीईआरटी में थे, वो मैंने मेंशन किए हैं। नो डाउट मैंने उस चीज को पूरा डिटेल में बताया है आपको। ठीक है, कोर्स के अंदर। तो आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये ठीक है क्या? बिल्कुल। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का जो सफर है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो इसमें जो है रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं जो आपको कंसेंस गवाह वो जो है आपको इजाजत देता है। तो ये आपके ऊपर कोई लोड नहीं है। उसके बाद आप कोई भी रिलीजियस जो अफेयर्स है, क्रियाएं हैं, वो कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 कहता है। तो ये भी ठीक है। और आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आर्टिकल 27 कहता है कि आप अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उसमें कुछ खर्च कर रहे हैं तो उस पर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है धार्मिक जो है वो शिक्षा और धार्मिक चीजें नहीं दी जाएंगी। तो ये आर्टिकल 27 कहता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही ठीक हो गए। और आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, खासतौर से जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और जो धार्मिक माइनॉरिटीज है उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और आर्टिकल 30 जो है उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना। तो ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं ये माइनॉरिटीज लोग। ठीक है, तो तीनों ही ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया नॉन ऑफ द अबव। एक अलग से क्लास में जो है आपको देने वाला हूँ जल्द ही, जो फंडामेंटल राइट पे स्पेशल क्लास होगी, उसमें 40 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और उसके अलावा डिटेल में आपको सारे फंडामेंटल राइट्स भी बताए जाएंगे। तब बेस आप पहले से पढ़ लीजिए ताकि आपका एक रिवीजन बढ़िया हो जाए और आपसे जवाब दे पाए। बेस ईयर फॉर द होल प्राइस इंडेक्स, देखिए पहले भी होल प्राइस इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो होल प्राइस उन्होंने पूछा था कि WPI का फुल फॉर्म क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू बेस ईयर फॉर WPI। तो हर WPI या CPI का एक बेस ईयर बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले जो WPI का बेस ईयर था वो 2004 से 2005 था। अब उसको चेंज कर दिया गया है, 2011-12 जो है उसको बेस बना दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर CPI का पूछे तो CPI का बेस ईयर अब 2016 हो गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्था का राज का औपचारिक जो है उद्घाटन शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, कहाँ किया था, किस तारीख को किया था? द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ एंड स्टार्टिंग ऑफ पंचायती राज वाज डन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एट वेयर। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये वो समय है जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता नहीं थी। तो ये राज्यों के अपने ऊपर था कि वो इसको इंक्लूड ऐसा पंचायती राज स्थापित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन 73rd अमेंडमेंट जब किया गया 1992 में जब पास हुआ, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो सब राज्यों को जो है पंचायती राज जो है वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन अब देखिए आजादी के बाद फिर से पंचायती राज पे जब काम हुआ तो 2 अक्टूबर तो सभी में कॉमन है, यहाँ से तो हमें आंसर मिल नहीं रहा। तो हमें यहाँ से पकड़ना पड़ेगा राजस्थान में वो हुआ था, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 की बात है। नागौर जिला राजस्थान में जो है सबसे पहले जो है आजादी के बाद पंचायती राज की शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 अक्टूबर एक अच्छा दिन था, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, तो इस वजह से इस डे को सिलेक्ट किया गया। अब देखिए 16th, अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आज के टाइम पे भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसरो से रिलेटेड कोई एक्टिविटी इस साल हुई है तो उस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है। दो क्वेश्चन भी जो है स्पेस प्रोग्राम से और मिसाइल प्रोग्राम से आ जाते हैं। द 16th of September 2018 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च 2 सैटेलाइट्स। इस तारीख को 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दैट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है
इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए एक करेक्ट नहीं होगा और 3 करेक्ट होंगे। सितंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, सही नहीं है, क्योंकि सही के हिसाब से इसका आंसर की में गलत हो जाता है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो लॉन्च मिशन सैटेलाइट्स वाज मेड बाय यूके सिचुएटेड SSTL नाम की कंपनी है, सर्वे सैटेलाइट ऐसे करके कुछ लिमिटेड नाम से इसका नाम है। इस कंपनी ने सैटेलाइट्स को बनाया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इस कंपनी का जो है इसरो की जो कमर्शियल ब्रांच है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसके साथ इन्होंने जो है टाई अप किया था। तो कमर्शियल जो है चीजें वो देखती है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके साथ इसका टाई अप हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है PSLV C40 सक्सेसफुली यूज्ड इन दैट मिशन। नोवा सार एंड S142 सैटेलाइट्स वाला, ये ठीक है। नोवा सार और S14 सैटेलाइट जो है ये दोनों लॉन्च किए गए थे। PSLV वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये बिल्कुल ठीक है। PSLV लॉन्च किया गया था कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही। तो हमारा गलत हो गया क्या? ये वाला गलत हो गया, तो इस वजह से हमारा आंसर भी हो गया। लेकिन की में कुछ गड़बड़ दी हुई है, तो इस सॉल्यूशन से आप इसको ध्यान रखें। PSLV C42 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, की कुछ गड़बड़ दी हुई है, क्वेश्चन डिजाइनिंग में भी गड़बड़ है, लेकिन इसको मैंने जो एक्चुअल चीज है वो आपको समझा दी है। अब है सिटीजनशिप इज लॉस्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से 2 तरीके से जो है नागरिकता खो सकते हैं? हम भारत के नागरिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नागरिकता किस भी तरीके से जो है खत्म हो सकती है। रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, हम अपने आप से नागरिकता का त्याग करते हैं, किसी और देश की नागरिकता ले ले, एक तो तरीका यही है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, तो ऐसे तो हो सकती है। आर ऑफ द गिवन ऑप्शन तो सभी को देख के ही पता कर पाएंगे। डेप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से वंचित कर देना। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर देते हैं जिसकी वजह से जो है हमने अलाउ नहीं किया हुआ है कि आप डबल सिटीजनशिप लीजिए, कहीं बाहर की सिटीजनशिप लीजिए, और हम ले लेते हैं, तो ये वंचित किया जा सकता है उसको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेट कर दिया जाए सिटीजनशिप को। ठीक है, ये भी भारतीय कानून में लिखा हुआ है, किन्हीं कारणों से अगर जो है उनको टर्मिनेट करनी पड़े उनकी नागरिकता, तो ये हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव ही जो ऑप्शन है जो कि नागरिकता त्यागने के। आपको पता है कि पार्ट 1 के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात है, और पार्ट 2 के बारे में जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहीं पे ये नागरिकता खोने कैसे मिलेगी, कैसे खोएंगे, वो सब दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, डिजाइनिंग बड़ी अजीब सी लगी मुझे इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिहू फेस्टिवल। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन पहले आ चुका है असम में। तो ये पेपर वालों की किस्मत ये रही कि ये काफी डीप पूछा। असम में मनाए जाने वाले बिहू उत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है वो देखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, देखिए क्या है। दिस फेस्टिवल इज यूज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है ये। तो असल में 3 बिहू फेस्टिवल होते हैं, और उनमें से एक फेस्टिवल न्यू ईयर मनाने में तो काम आता है। देर आर 3 टाइप, बाघ बिहू, कति बिहू एंड माघ बिहू, ये ठीक है। असम के अंदर 3 तरह के जो है बिहू मनाए जाते हैं। जो ये पहला बाघ बिहू है, ठीक है, इसको जो है रोंगाली बिहू भी कहते हैं, और ये जो है संक्रांति न्यू ईयर के टाइम पे जो है मनाया जाता है। तो ये न्यू ईयर से मैच कर रहा है। और ये देखिए ये सोविंग टाइम के, ये कोंगाली बिहू है, ये बिहू है, और ये भोगाली, ये कटाई के टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही रोंगाली, कोंगाली और भोगाली 3 तरह के जो है बिहू मनाए जाते हैं, और उनमें से एक जो है वो न्यू ईयर पे भी मनाया जाता है। ऑल बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन संक्रांति, तो मेरे हिसाब से इसका नोट करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे ही फेस्टिवल जो बिहू 3 टाइप के हैं वो संक्रांति को नहीं मनाए जाते। ये देखिए ये जो बाघ बिहू है ये संक्रांति में मनाया जाता है बसंत ऋतु के टाइम पे, और ये कति बिहू जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है, और सॉरी अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में। और ये माघ बिहू जो है ये मनाया जाता है कब? ये अक्टूबर तो हो गया है, ये वो मनाया जाता है अप्रैल में। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे मनाया जा रहा है, तो संक्रांति पे तो नहीं मनाए जाते। तो मेरे ही तरफ से आपका आंसर ये है कि मैंने हालांकि डाल दी है, तो की जो आपको मिलेगी वो मैंने DSSB वाली लिखी है, लेकिन आप इसको देख लीजिए, बड़ा ही अजीब सा डिजाइन पेपर था ये। 3 टाइप ऑफ बिहू आर सेलिब्रेटेड, ये तो ठीक हो गया।
ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया। तो मुझे ये बिल्कुल ही गलत लगा। इसमें कम से कम एक फेस्टिवल तो न्यू ईयर पे है, लेकिन ये सारे के सारे संक्रांति पे तो है ही नहीं। तो हमारा तीसरा आंसर इसका सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। द रेशो दैट रिलेट्स द चेंज इन मनी सप्लाई टू ए गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस। तो मैंने इस चीज को नोट किया है कि जो डीएसएसबी है उसने पिछले 2-3 साल के अंदर जो है अपने क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया है। और खास तौर से इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी से, कुछ एसएससी ने भी उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है हालांकि, तो वहां से उठाने शुरू कर दिए। ये क्वेश्चन एज इट इज जो यूपीएससी में बहुत बार आ चुके हैं। द रेशो दैट रिलेट्स द चेंज इन मनी सप्लाई टू ए गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस के बारे में मैंने बात की थी कि मॉनेटरी बेस क्या होता है। एक बैंक का मॉनेटरी बेस है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंज कर दे तो सप्लाई पे कितना फर्क पड़ेगा। तो सप्लाई ऑब्लिक मॉनेटरी बेस, तो चेंज इन सप्लाई ऑब्लिक चेंज इन मॉनेटरी बेस, इस रेशो को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो ये एक डेफिनेशन है बिल्कुल सीधी सी, और इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। अगर हमने मॉनेटरी बेस में चेंज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो मनी सप्लाई जो है वो कितनी ज्यादा से बढ़ जाएगी। मतलब लोन जो है, देखिए एक बैंक का मनी बेस हमने बढ़ा दिया तो उससे हमें लोन ज्यादा मिलने लग जाएगा, ठीक है, और उस लोन से जो है क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो और बेस बढ़ जाएगा, और बेस बढ़ जाएगा तो फिर से ज्यादा लोन दिया जाएगा, तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मनी मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ तो आ गया होगा। फिर से बताता हूँ कि एक बैंक के पास टोटल इतनी पूंजी है, इसका मान लीजिए 100 रुपए है, और 100 रुपए में से वो जो है 60 रुपए जो है या 70 रुपए लोन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ सीआरआर होती है जो कि कैश के रूप में रखते हैं किसके पास, टोटल पूंजी का कैश के रूप में आरबीआई के पास रहता है। एक एसएलआर होता है जो अपने पास रखना होता है टोटल पूंजी का, तो लगभग 20 के आसपास और 3.5 के आसपास ये हो गया, तो 70 बचा, तो ये 70 ही लोन पे जा सकता है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हमने इसमें 50 रुपए मॉनेटरी बेस को चेंज कर दिया, तो अब देखिए 120 हो गया। ठीक है, अब 120 में से जो है 20% ये रख लो अगर, तो 24 ये हो गया, और 4% ही देख ले तो 5 के आसपास ये हो गया। तो अब 29 रुपए रह जाएंगे, बाकी के सारे हम ज्यादा दे सकते हैं, तो ये 70 से ऊपर चला जाएगा मनी सप्लाई। ठीक है, और उससे इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा, तो वो ये फिर बेस बढ़ जाएगा, फिर इसमें इंटरेस्ट आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से मनी मल्टीप्लाई होती रहती है, तो इसलिए इसको मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन यूनेस्को है, गेट है, वो सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और इंस्टीट्यूशन है, और ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है ओपेक से रिलेटेड यही क्वेश्चन, विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज इनकरेक्ट। ओपेक एक समूह है जिसमें पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने ये ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके बारे में कौन सी जो है का जानकारी गलत है। तो ये कहता है कि इट्स हेडक्वार्टर आर सिचुएटेड इन बगदाद। ठीक है, यही गलत है, इसका हेडक्वार्टर बगदाद में नहीं है, वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये गलत हो गया। आंसर तो हमें वैसे मिल गया है, लेकिन बाकी चीज ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इट इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच में जो है इंटर गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का नहीं, इंटर गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है मिलके बना हुआ है। इट वॉज फाउंडेड एट द, देखिए हमें आंसर तो मिल चुका है, बाकी सारे ठीक ही है। इट वॉज फाउंडेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1960। इसको आप याद रखें कि बगदाद इसका हेडक्वार्टर नहीं है, बगदाद नाम बस इसलिए दिया गया क्योंकि बगदाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी कब, 1960 में सितंबर में। तो ये हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही बन रहा है। गलत पूछा है। इट्स फाउंडर कंट्रीज, इसके फाउंडर कंट्रीज में कौन कौन से, यहाँ पे एक कंट्री का नाम आपको याद रखना है कि ईरान तो आपको पता है तेल बेचता है, इराक भी बेचता है, कुवैत भी बेचता है, सऊदी अरेबिया भी बेचता है। एक वेनेजुएला कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, इस कंट्री का नाम भूल जाते हैं, ये इसका फाउंडर मेंबर भी है, एक बड़ा जो है पेट्रोल निर्यातक भी है। कम्युनिस्ट कंट्री है, अमेरिका के साथ बड़ी खिंची रहती है इसकी। अब देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल लॉरिएट्स इन केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता को दिया जाता है वो कौन सा संगठन पुरस्कार देता है,
किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो ये बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा। और नोबेल भी साल में एक ही बार मिलते हैं और ऑस्कर भी एक ही बार मिलते हैं। तो आप देखिए ज्यादातर पुरस्कार एक ही बार मिलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी एक बार मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इनको अगर आप निकल जाते हैं इनके अंदर से तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कौन सा संगठन पुरस्कार देता है। तो इसका सही आंसर ही मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ने का फायदा नहीं है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, स्वीडन का एक एकेडमी है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये ही जो है देता है रसायन शास्त्र का नोबेल। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन ये नोबेल फाउंडेशन ये सब बिना बात की चीजें हैं, आपका क्वेश्चन गलत करवाने के लिए है। तो 80% लोग इसको गलत ही कर देंगे, इतना कुछ दिमाग खराब होगा तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मानसून, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, मानसून से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल। मानसून आर सीजनल विंड्स विच रिवर्ट देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद चेंज इन सीजन, बिल्कुल ठीक है। तो हमने आपको परमानेंट विंड करवा रखी है। ठीक है, प्लेनेटरी विंड भी कह देते हैं उनको। उसके बाद हमने आपको लोकल विंड करवा रखी है, सीजनल विंड करवा रखी है। सीजनल विंड्स के अंदर हमने मानसून का जिक्र किया था। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से ही बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये सीजनल विंड है, सीजन के साथ ही ये अपनी डायरेक्शन जो है वो बदल लेती है। तो गर्मी के सीजन में इनकी डायरेक्शन देखिए ये होती है। पहले आपको दिशा बताते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये इस तरफ से आ रही है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो गर्मी के समर के मौसम में आता है। तो यहाँ पर सी है, अरेबियन सी है, यहाँ से सी से लैंड की तरफ आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है देखिए, मानसून और सीजनल विंड्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, सीजनल विंड्स है। और सर्दी में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, ये लैंड से सी की तरफ चलने लग जाते हैं। ठीक है, ये विंटर मानसून है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, ये देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इधर से आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो विंटर में होता है, और ये लैंड से सी की तरफ चलता है। तो दोनों सीजन में इसने डायरेक्शन बदल ली, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। द टर्म मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक मौसिम वर्ड, तो ये जो टर्म है मानसून जो है वो डिराइव की गई है अरेबियन वर्ड से, मौसिम वर्ड के मौसम आ गया है। व्यापारी आते थे ना अरब से, तो हमारे जब ये मानसून आता है इस तरफ डायरेक्शन करता है गर्मी में, तो इधर कोस्ट का पानी अपने आप चलने लग जाता है ऐसे। तो इससे क्या होता है कि नाव को चलाने में बड़ा आसानी रहती है। तो अरब से लोग जो आते थे अफ्रीका की तरफ से, अरब की तरफ से, तो वो कहते थे कि भाई मौसम आ गया है, मानसून आ गया है। तो इससे ये डिराइव किया गया, या मलयालम वर्ड मॉनसी से लिया गया। ये दोनों ही चीजें ठीक है, ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। अब देखिए मानसून प्ले क्रूशियल रोल इन रेनफॉल इन इंडिया, बिल्कुल मानसून एक बड़ा रोल प्ले करता है भारत में मानसून में, वर्षा में, तो ये भी ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं कि मानसून फ्लो सी टू लैंड ड्यूरिंग विंटर, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि समुद्र की तरफ से मानसून आता है इस तरफ से, ठीक है, सी से लैंड की तरफ। ठीक है, और विंटर में कह रहा है सी से लैंड, तो ये गलत हो गया। विंटर में लैंड से सी की तरफ उल्टी डायरेक्शन में आता है, तो ये हमारा गलत है, और यही हमारा सही आंसर हो गया। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो गया। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो मैंने आपको फिर से बताया कि स्पेस प्रोग्राम पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 भी आ रखे हैं। डिफेंस प्रोग्राम पे तो अभी शुरू ही नहीं किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है उसमें आ जाए, एक आधा आ सकता है। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, कौन है? होमी जहांगीर भाभा है क्या, या विक्रम साराभाई है, जवाहरलाल नेहरू है, राकेश शर्मा? सारे ही महान व्यक्तियों के नाम लिख दिए, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के नाम लिख दिए और हमारे सिर पे बर्डन कर दिया। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनको फादर कहा जाता है भारत के स्पेस प्रोग्राम का, सही आंसर है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, केरल के अंदर जो है कोस्ट पर थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से पहले सैटेलाइट छोड़े जाते थे, वो इन्हीं के नाम पे था, विक्रम साराभाई के नाम पे। तो ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं होमी जहांगीर भाभा, ये भारत के परमाणु कार्यक्रम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का, उसके फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो बार्क नाम से एक संस्था है, जो आपने परमाणु मूवी आई थी उसमें भी देखा होगा, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसे करके जो बार्क नाम से एक संस्था है वो इन्हीं के नाम पे है। तो ये एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड है, ये स्पेस रिलेटेड। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री है, तो ये फादर नहीं है
जनक नहीं है, फादर नहीं है, ये तो चाचा है। 14 नवंबर को इनका जन्म मनाया जाता है। अब राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन है जो अंतरिक्ष में गए थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं, रशियन स्पेसशिप से गए थे ये, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात किसने कही, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, किसी ने पॉलिटी बहुत डीप में पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन से भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे। हु आर्ग्यूड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड indeed a system of government which is at most quasi-federal, a unitary state with subsidiary feature rather than a federal state with unitary feature। तो इसने कहा, क्या कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टेब्लिश किया है, वास्तव में एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया है विच इज एट मोस्ट क्वासी फेडरल है, यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट। मतलब हम प्योर फेडरल स्टेट नहीं है, क्वासी फेडरल है, ठीक है, अर्ध संघीय है हम, यूनिटरी स्टेट तो है ही है। तो ये चीज किसने कही है, तो इसका आंसर अगर आप ढूंढने लगेंगे तो आप या तो इस पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे या इस पे, और दोनों ही गलत है, इन्होंने नहीं कही बात। एक केसी वेर नाम से एक व्यक्ति है, इन्होंने बात कही थी और कह के हमारे लिए क्वेश्चन बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया, गुंजाइश नहीं है इसके ठीक होने की ऐसे क्वेश्चन के, जब तक आपने बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा हो पॉलिटी को, या आपका पॉलिटिकल ऑनर्स का सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है पेपर हो गया है खत्म। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हमारा दर्पण होता है, जो आपको दिखाता है कि क्या लेवल क्वेश्चन आ रहा है जीएस में और आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे 1-2 दिन के अंदर, जिसमें जीएस में आपको कहाँ कहाँ से किस किस चीज पे फोकस करना है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है, आपको पता है कि मेहनत जो आप कर रहे हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है आपने, ठीक है। कंटिन्यूटी तोड़ी आप पीछे रह गए। आप कंपटीशन देख रहे हैं, बहुत सारे लाइव सेशन में अंकित सर ने देखा है और बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है तरीका। तो कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, रोजाना एक एक बूंद से जो है आप अपने जो उसको तैयारी को जो है वो बल दीजिए, रोजाना परिश्रम से बल दीजिए। जो जो आज शुरू कर रहे हैं वो कंटिन्यूस पढ़िए। जो 1 महीने पहले शुरू किया था जिन्होंने, उन्होंने भी तो लगातार मेहनत की है, आप भी मेहनत कीजिए। आप आज भी शुरू करेंगे तो भी कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लीजिए, इतने दिन आराम भी तो किया है, अब थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि आसपास जितनी वैकेंसी आज आपको दिखती है सब में अप्लाई करके अपने जो है सारे हथियार यूज कर लेने हैं। जॉब मिल जाएगी ना, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि वो जॉब आपने करनी है या नहीं करनी है, चाहे वो डीएसएसबी की हो, केवीएस की हो, कोई भी हो। पहले आप फॉर्म तो भरिए और फॉर्म भर के अपने आप को प्रूव तो करिए, फिर कम से कम नौकरी ना भी करो तो ये तो, जब नौकरी छोड़ो तो ये तो हो जाएगा कि मैंने अपने आप छोड़ी है, लेके छोड़ी है, ठीक है। करनी ही नहीं थी ये कोई बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी जॉब्स निकल रही है सब में अप्लाई कीजिए, अपनी किस्मत को आजमाइए और अपनी मेहनत के जो कर रहे हैं ना वो उस मेहनत को यूज कीजिए, ठीक है। आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होने वाले हैं अगर आप अपने डेडिकेशन आपका पूरा है, अपने आप से चीटिंग नहीं कर रहे हैं। डेडिकेशन मतलब अपना पूरा पोटेंशियल जो है ना वो आप यूज कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहाने नहीं ढूंढ रहे, बहाने मत ढूंढो बिल्कुल भी कि भाई लाइट नहीं है, बहुत सारा काम है। काम को थोड़ा स्पीड में निपटाइए। अगर आपके जिम में घर पे काम भी है, क्योंकि लेडीज के जिम में काम होता है, थोड़ा स्पीड में निपटाइए, देखिए जल्दी हो जाएगा। आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो आइए आप ही के काम आएगा। अगर आपको जॉब लग जाएगी ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सेक्रीफाइस जरूर करना चाहिए आपको और अपने आप को ऑप्शन देना चाहिए कि अपनी काबिलियत को यूज करके आप फाइनली सिलेक्ट हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल बेस्ट मानिए और अपने आप को बिल्कुल भरोसा रखिए अपने आप पे। जय हिंद, जय भारत।